बच्चे भी जब तक मैं कर ऊपर ऊपर वाली है। हेलो स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बताइए, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? बच्चों, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है? तो माय नेम इज डॉक्टर ऋषभ चौबे और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है? और अभी आप लोग 11th क्लास में हो। आपने एक ऐसे पाथ को चुना है, ऐसे रास्ते को चुना है जो ले जाके आपको डॉक्टर बनाएगा। तो सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि आखिर क्यों हमको पढ़ना चाहिए, हम क्यों डॉक्टर बन रहे हैं। यदि आपको यह चीज क्लियर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता 2 साल। याद रखना, हाँ, यदि आपके फादर ने बोला था, आपके दादाजी की इच्छा थी, बहुत पहले से डिसाइड कर लिया था कि भाई उनको डॉक्टर बनाना है, तो बात अलग है। लेकिन यदि आप खुद डॉक्टर बनना चाहते हो, यदि आपकी बिल्कुल दिल इच्छा है, और क्यों बनना चाहते हो, यदि मान लो अभी जैसे अभी 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 आप 10th करके आए हो, वो भी एग्जाम नहीं हो पाए, तो थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी जो है मिसिंग होगी कि यार चलो बायो ले लिया तो क्या फायदा होगा, डॉक्टर बने तो क्या फायदे होंगे। तो मैं आपको अपनी लाइफ के एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में बताता हूं। मैं यूएस में था, तो अब मैं रोज हॉस्पिटल जाता था। तो हॉस्पिटल मैं बस पकड़ता था, मुझे 2 घंटे लगते थे हॉस्पिटल पहुंचने में। तो 2 घंटे लगते थे, तो मैं क्या करता था, पीछे वाली सीट पे जाके सो जाता था। 2 घंटे लगना है, सुबह 5 बजे मैं निकलता था, क्योंकि 7:30 बजे तक मुझे जो है हॉस्पिटल पहुंचना होता था। तो रोज की आदत थी, मैं जाता था पीछे वाले उस पे जाके सो जाता था। अब एक बार मेरी ऐसी नींद खुली तो मैंने क्या देखा कि यार बस में केवल ड्राइवर बैठा हुआ है और मैं सो रहा हूं, और आगे की जस्ट मेरे आगे की जो 2 सीट है उस पर 4 अच्छे तगड़े तगड़े लोग बैठे हुए हैं, और वो बार बार इस तरीके से देख रहे हैं। समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया इनका इंटेंशन था लूटने का, कुछ ना कुछ जो लूट लेंगे जो भी है। और वहां पर बहुत सिंपल होता है, मतलब वहां पर डाउनटाउन वाला जो एरिया होता है, डाउनटाउन मतलब जहां पर काफी सारे, मतलब आप ये समझ लीजिए बिजनेस वाले एरियाज होते हैं, वहां पर ऐसे लूटपाट बहुत कॉमन होती है। आपने सुने होगा, कई बार वो इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं तो दूसरे कंट्री वालों के साथ में। तो अब मैंने सोचा यार क्या करूं, अच्छे मोटे मोटे 6.5 6 फुट के बिल्कुल तगड़े लोग बैठे हुए। अब मैं रजनीकांत तो था नहीं, या साउथ इंडियन मूवी का हीरो तो था नहीं कि सीधे पेन निकाला, खच 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 किया और काम खत्म। मैं क्या करूं? तो मेरे बैग में स्टेथोस्कोप रखा हुआ था। स्टेथोस्कोप तो आप जानते हो ना, आप डॉक्टर के यहां जाते हो तो इस तरीके से चेक करते हैं। तो मैंने सोचा यार क्या करूं क्या करूं। तो मैंने स्टेथोस्कोप निकाला और निकाल के ऐसे गले में डाला। जैसे ही मैंने गले में डाला, पता नहीं ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आया, लेकिन जैसे ही मैंने वो स्टेथोस्कोप निकाल के अपने गले में डाला, उन लोगों के, चारों लोगों के फेस को मैंने एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखा। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब आप ये देखिए, जैसे ही उनने मुझे देखा ना, तो बोले ओ यू आर अ डॉक्टर, ओ ब्रो यू आर अ डॉक्टर। मैं कहा यस आई एम अ डॉक्टर। बोले ओके ओके ओके। वो चले गए नेक्स्ट स्टॉप पे उतर के। तब मुझे समझ में आया कि यार ये प्रोफेशन कोई नॉर्मल प्रोफेशन नहीं है, ये दूसरों की जान तो बचाता ही बचाता है, खुद की जान भी बचाता है। समझ में आया? तो बड़ा मजेदार प्रोफेशन है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते हैं, और डॉक्टर नाराज होता है तो भगवान के पास भेज देता है। समझ में आ गया? आपने सुना ही होगा। आप जिस प्रोफेशन में आए हो इसको इक्वल टू गॉड रखा जाता है।
अभी कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि भाई हर किसी को लगता था यार कि कोई एक ना एक डॉक्टर हमारे घर में हो, कोई एक डॉक्टर हमारे घर में हो तो कितना अच्छा हो। तो ये आपको मौका मिल रहा है। अब मान लीजिए आप में से कई स्टूडेंट हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है जिनके 10th क्लास में 9th क्लास में कम परसेंटेज आए, तो बिल्कुल भी आप मत घबराना। समझ में आ गया? मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है, समझ में। और आप देखना जैसे 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 हमारी क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगी वैसे 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 आप देखते जाओगे कि आपको अपने आप लगेगा आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। और आप मुझे बताओ तो उन सारी चीजों को करने के लिए हम थोड़ा सा हटके पढ़ाएंगे, हटके काम करेंगे। वो एक है ना कि डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसेनिटी। वही काम बार 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 करो और सोचो कि रिजल्ट कुछ और आएगा, तो उसको पागलपन बोलते हैं। तो आपने अभी 10th तक जो काम किया है, लिखा रटा, एग्जाम में जाके उसको कर दिया, भूल गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अभी जो पढ़ रहे हो ना उसका आपको 2 साल बाद आउटपुट आएगा। तो हमको पढ़ाई कैसे करनी है? हम पढ़ाई प्रॉपर तरीके से ऐसे प्लान करेंगे कि मेरा तरीका है आपको घर पे बायोलॉजी ना पढ़ना पड़े। तो जब आपको बायोलॉजी घर पे नहीं पढ़नी पड़ेगी तो क्या फायदा होगा? उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम मिलेगा। और जब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम मिलेगा तो क्या फायदा होगा? आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बायो आपको घर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप बिल्कुल देख लेना, आपको बायो घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक स्टूडेंट की स्टोरी बताता हूं। तो वो आया, तो पढ़ने के लिए आया, तो उसकी टीचर्स ऐसे मुझे मिली कहीं पर, तो उन्होंने बोला अच्छा आप वो हमारे वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं? मैंने कहा हाँ पढ़ाता हूं। बोले वो बहुत वीक था, बहुत ही ज्यादा वीक है, वो एग्जाम निकाल ही नहीं सकता, पता नहीं क्यों पेरेंट्स के पैसे बर्बाद करते हैं। बोले 50s में उसके परसेंटेज आते थे, बहुत ही वीक है, बिल्कुल ही शांत रहता है, कुछ नहीं आता है, बहुत ही स्लो है। मैंने कहा नहीं मैम ऐसा नहीं होता, करेगा वो, सिलेक्ट होगा। उन्होंने बोला यदि वो सिलेक्ट हो गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। उनका चलो ठीक है। और एक साल की प्रिपरेशन से 590 स्कोर हुए और अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। तो याद रखना, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, आप कितने भी पीछे हुए हो, कितने भी आप वीक थे, अब सब कुछ बदलेगा। आप खुद देखोगे। समझ में आया? तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, हमारे तरीके अलग रहेंगे। आप इवन जब मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे ना तो आप बोलोगे सर यहां पर तो 150 पेज में जो चीजें कराई गई हैं वो तो आपने 10 पेज में करा दी, और उससे बाहर तो हमको किसी एग्जाम में पढ़ना ही नहीं पड़ रहा। समझ में आया? तो मैं सारी चीजों को कंसाइज करके बहुत शॉर्ट में कराऊंगा। आप देखना आपको सारी चीजें याद होती जाएंगी। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करें, चलो। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, बायोलॉजी को समझते हैं कि आखिर बायोलॉजी हम किस वे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? तो देखो किसी भी चीज को, चाहे आप फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, बायोलॉजी की बात करो, एनी सब्जेक्ट की आप बात करो, हम यहां पर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो देखो बायोलॉजी को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है हमने। कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ हमने? 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट है कॉन्सेप्ट। कौन सा पार्ट है? कॉन्सेप्ट। दूसरा पार्ट है टर्म और तीसरा पार्ट है फैक्ट। आप समझो जरा, पेपर किस तरीके से आता है यह भी आप समझना। क्लियर है? आपने बहुत बार सुना होगा यार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी सिलेक्शन होगा। कॉन्सेप्ट होते क्या है, दिखते क्या है, हमको कैसे पता चलेगा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? आखिर हमको कैसे पता चलेगा? उसका सिंपल सा तरीका है, आप जो पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो व्हाई, क्यों, क्यों है ये ऐसा, आखिर क्यों। और हम क्या करते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो हाउ पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि नीट ज्यादातर फोकस कहां पर करता है? वाई पर। आप ये क्या, दुनिया का कोई भी एग्जाम देना, यदि आपको वाई क्लियर है, आज आप पढ़ाई कर रहे हो वाई, यदि आपको यह चीज क्लियर है तो आपको दुनिया में कोई सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। याद रखना, आज मैं आपके साथ हूं, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, लेकिन एक टाइम के बाद सभी धीरे 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 छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इस 2 साल में जो आप कमाने वाले हो ना, याद रखना आपके साथ आपकी आखिरी सांस तक रहेगा। और ये मैं आपको बताया ना, ऐसा प्रोफेशन है, आपके शहर में कौन आईएएस आईपीएस होता है इसका नाम किसी को नहीं पता चलता, बहुत रेयर लोग, कम ही लोगों को पता चलता है। लेकिन कौन डॉक्टर है ये सबको पता चलता है। तो ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कभी पैसे की कमी नहीं होती, ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कभी रिस्पेक्ट की कमी नहीं होती। याद रखना, ये वो प्रोफेशन है
मान लो जैसे आज मेरा शौक है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आज से 10 साल बाद मेरा मन हो गया मैं वापस प्रैक्टिस में जाना चाहता हूं, तो जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे सेम वही चीजें ऑफर की जाएंगी जो उस समय के फ्रेश पास आउट को की जा रही हैं। ऐसी लिबर्टी और किसी प्रोफेशन में नहीं है, याद रखना। समझ में आ गया? तो यदि आप अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, खुश होके जो चाहते हो वो पाना चाहते हो, तो ये 2 साल थोड़े से सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। कहावत है ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इफ यू वॉन्ट टू गो टू हेवन फर्स्ट यू हैव टू डाई। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आप खुद सोच लो, 2 साल पूरी लाइफ जो आप सेक्रीफाइस करना चाहते हो, 2 साल मस्ती करोगे, पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करोगे, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, यदि 2 साल सेक्रीफाइस करोगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करोगे, पूरी लाइफ बढ़िया से रहेगी। तो समझ में आ गया आपको क्यों क्लियर हुआ? तो याद रखना, कोई भी कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी में, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, इसके लिए हमको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला है व्हाई, दूसरा है हाउ। पहला है व्हाई, दूसरा है हाउ। तो आप मुझे बताओ जरा, पहला क्या हो जाएगा? व्हाई, और दूसरा क्या हो जाएगा? हाउ। हम प्रोसेस में ज्यादा उलझते हैं, ये कैसे होता है इसमें ज्यादा उलझते हैं, बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, हमेशा वाई में जाओ। आप वाई में जाओगे, आपके 70% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, 30% कॉन्सेप्ट आपके हाउ से क्लियर होंगे। तो आप कभी भी आपको चेक करना है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आप क्या करोगे? वाई एंड हाउ। हो गया क्लियर? अब दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं टर्म। देखो, ये जो बायोलॉजी है ना, इसकी ज्यादातर जो टर्म्स है, ऐसा नहीं हुआ कि भाई कुछ भी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, पता चले पहले ही बच्चा पैदा हुआ उसका नाम छोटू रख दिया, अब दूसरा बच्चा आ रहा है वो कंफ्यूज, बड़ा बच्चा भी कंफ्यूज कि यार बड़े भाई का नाम ही छोटू रख दिया, तो अब छोटे भाई के साथ क्या करें? डबल छोटू कर दें, रिटर्न ऑफ छोटू, या छोटू पार्ट 2 कर दें, क्या करें? तो इसके लिए क्या है, यहां पर ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में हर एक चीज को सोच के किया गया है, तो हर टर्म का कोई ना कोई मतलब है, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ है। तो हमको टर्म पे फोकस करते हुए चलना है, और टर्म को हम जैसे ही फोकस करेंगे ना, आप देखोगे उसमें काफी सारी चीजें छुपी होती हैं, क्योंकि ये टर्म्स या तो लैटिन से ली गई हैं या फिर ग्रीक लैंग्वेज से ली गई हैं, तो उसका कोई ना कोई मतलब तो होता है। फिर हम बात कर रहे हैं फैक्ट। तीसरा है फैक्ट। फैक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे साइंटिफिक नेम्स, कौन आ जाते हैं? साइंटिस्ट के नेम। समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स, ईयर, ये सारी चीजें, इनसे नीट में 3 से 4% आते हैं। कितने परसेंट क्वेश्चंस आते हैं? 3 से 4% क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं। अब आपको समझ में आ गया, जब भी कोई चीज चलेगी आप फोकस किस पे करोगे? इस पे। 3 से 4% क्वेश्चन बस इससे आते हैं, एग्जाम्पल से, साइंटिस्ट के नेम से, ईयर से। तो ये आपको पूरा समझ में आया या नहीं आया? आ गया। तो स्टार्ट करें हम, चलो। तो देखो, एक चीज और आप चीज को समझना सभी लोग, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखो, अभी नहीं, जब से नीट के पहले AIPMT था, ठीक है, जब से एग्जाम हो रहा है, और इवन एम्स का एग्जाम अभी 1 साल पहले ही बंद हुआ है, हमेशा जो है, हमेशा क्वेश्चन 99% क्वेश्चन जो है वो NCERT से आते हैं। बट NCERT को वो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देते हैं, और नीट डिमांड परफेक्शन, नीट परफेक्शन को डिमांड करता है। नीट ये डिमांड नहीं करता कि आपको कितना ज्यादा आता है, नीट ये डिमांड करता है कि आप कितने परफेक्ट हो, आपको कितना परफेक्शन है। मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, हड्डियों के डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट, कान के डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आप समझिएगा, नीट जो है ना वो परफेक्शनिस्ट डिमांड करता है, और वो परफेक्शन कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। और वो किसकी प्रैक्टिस? बहुत सारा या बिल्कुल सिलेक्टेड स्टडी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? अब अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, और अब 2 तरह से हो सकता है। मान लो आपको फीवर आ रहा है, उसने आपको पैरासीटामोल 500 mg दे दी, ये परफेक्ट डोज है जिससे आपका फीवर कम हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यदि उसने आपको 300 mg दी, तो क्या वो काम का है? आपको उस दवाई का असर होगा? क्या आपकी बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ मान लो उसने 2000 mg दे दी, तो क्या यह भी अच्छा है? ज्यादा दे दिया तो क्या यह भी काम का है? ये तो ओवरडोज हो गया ना, और ओवरडोज में तो कई बार लीवर वीवर सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो ना ही अंडरडोज काम का है, ना ही ओवरडोज काम का है। हम डॉक्टर बनने वाले हैं तो हम परफेक्ट डोज पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? परफेक्ट डोज पे काम करेंगे। याद रखना,
जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे, बट उसको परफेक्शनिस्ट वे में करेंगे। समझ में आया? चलो, इस पर्सन को आपने देखा हुआ है, इस पर्सन का आपने नाम सुना होगा। कौन है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट है। कौन है ये? अलेक्जेंडर द ग्रेट। आपने भी नाम सुना होगा ना, जो जीता वही सिकंदर, सुना होगा आपने। पूरी दुनिया, बहुत छोटी एज में पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इसने जीत ली थी, सिकंदर ने। सिकंदर बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अलेक्जेंडर, सिकंदर बोलते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं अपनी कंट्री से निकले, बहुत छोटी एज में अपनी कंट्री से निकल गए, बहुत पहले की बात है। देखो कहां कहां से होते होते हुए आए, ये देखो जरा, ये अपनी कंट्री से निकले होते 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 पूरी आप देखिए ऑलमोस्ट पूरे इजिप्ट होते हुए, पूरे एशिया माइनर सब जगह से होते होते ये अपने यहां तक पहुंचे, इंडिया तक पहुंचे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, जब ये इतनी दूर से चलते 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 आएंगे तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे ना, है ना? बाहर आप भी जब ट्रेन में जाते हो, कहीं से जाते हो, मान लो आप दिल्ली से मुंबई आप ट्रेन में जा रहे हो या दिल्ली से शिमला जा रहे हो, तो रास्ते में कुछ ना कुछ तो देखोगे ना। समझ में आया? तो ये भी जो है अब देखते देखते जा रहा है, कई साल में बहुत सारी चीजें देखते जा रहा है। और इसके टीचर कौन थे? इसके टीचर थे एरिस्टोटल। इसके टीचर कौन थे? फेमस एरिस्टोटल। बहुत सारे काम किए इनने, बहुत सारी फील्ड है जिनके ये फादर है, बहुत एक्सटेंसिव इनने वर्क किया हुआ है। और ये क्या करते थे, जो अलेक्जेंडर थे, जहां भी जाते थे हमेशा अपने टीचर के पास एक लेटर भेजते थे कि मैं इस कंट्री को जीतने जा रहा हूं, वहां से क्या लाऊं, समझ में आ गया, आपके लिए क्या भेजूं। तो वो हमेशा उनका क्वेश्चन हुआ करता था, हमेशा। ठीक है, तो और साथ में वो क्या करते थे, जो भी उनने देखा, बोलते ना आंखों देखा हाल हम आज तक पे सुना रहे हैं, काबुल से, इस तरीके से आंखों देखा हाल। तो इसी तरीके से ये जो अलेक्जेंडर थे, जो भी देखते थे वो क्या करते थे, अपने टीचर के पास भेजते जाते थे। सभी को समझ में आया? अब इनने क्या देखा कि कुछ ऐसी चीजें इनके नजर में पड़ी कि यार वो चीजें चल रही हैं और कुछ चीजें चल नहीं रही हैं। बिल्कुल सिंपल से हम जाएंगे। कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें चल नहीं रही हैं। इनने लिख के भेज दिया, ठीक है, एरिस्टोटल के पास भेज दिया। फिर इनने देखा कि यार जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स इनको अलग अलग तरीके के मिले। कुछ बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, जैसे इनके घर में मतलब इनके खाना वाना बनता होगा, खाना बनते टाइम कुछ ना कुछ चटनी वगैरह बनती होगी, तो उन्होंने देखा कहीं पर उसमें पुदीने की चटनी, कहीं पर धनिया की, कुछ ना कुछ ये सारी चीजें कोरिएंडर की वो बनती होगी। ठीक है, साउथ इंडियन में तो वैसे ही चटनियां बनती है। तो आप मुझे बताओ जरा, इनने देखा कि कुछ बहुत छोटे छोटे से हैं, कुछ देखा कुछ बड़े हैं। ठीक है, कुछ प्लांट जो है उससे थोड़े से बड़े हैं, सेकंड नंबर पे हैं, और कुछ प्लांट काफी लंबे हैं, काफी बड़े, इनको डेंस फॉरेस्ट भी मिले। देखो जरा, जब यहां से आए होंगे तो इनको काफी बड़े बड़े जंगल भी मिले, कुछ जगह पे इनको छोटी छोटी घास भी मिली, कुछ वहां पर इस तरीके से मिला। इनने सब कुछ लिख के भेज दिया अपने टीचर को, सब कुछ भेज दिया। फिर क्या हुआ, एरिस्टोटल ने उसको अपने एक्सपीरियंस से, और जो वहां से आया था कि हां भाई जो मैंने देखा है वही चीज अलेक्जेंडर पूरी दुनिया में भी देख रहा है, वही चीज पूरी दुनिया में देख रहा है। तो उन्होंने उसको लिखना शुरू किया। फिर अब ग्रीक लोग कैसे होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो अब जहां जाएंगे नॉनवेज खाएंगे, एनिमल्स को खाएंगे। अब जब ये एनिमल्स को काटा जाता था, जब एनिमल्स को काटा जाता था, तो इसने क्या देखा, कुछ एनिमल्स के अंदर से कलरलेस फ्लूइड निकल रहा है। आप मुझे बताओ, अपने को यदि ऐसे कट लग जाए थोड़ा बहुत तो रेड कलर का फ्लूइड आता है ना, सब जानते हैं वो क्या है, खून है। तो इसी तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स को बिना काटे तो ऐसा नहीं कर सकते सीधे गटक गए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो क्या किया, कुछ ऑर्गेनिज्म को काटा, देखा उनके अंदर कलरलेस फ्लूइड आ रहा है, बिना कलर का फ्लूइड आ रहा है। कुछ को काटा तो क्या देखा, कुछ के अंदर रेड कलर का फ्लूइड आ रहा है। उसने सब कुछ लिख के अपने टीचर को भेज दिया, सब कुछ, जो जो उसके दिमाग में आया ना, जो जो वो देखता गया वो भेजता गया। बिल्कुल सिंपल था, अलेक्जेंडर जो जो देखता गया वो भेजता गया। तो सभी को समझ में आया? जल्दी से मुझे बताओ, किसी को इसमें डाउट है तो फटाफट पूछो। बिल्कुल सिंपल। टोनी स्टार्क, हाँ जी टोनी स्टार्क जी, सब समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछो, इतना सभी को क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। तो आप मुझे बताइए क्या कर दिया उसने, अलेक्जेंडर ने अपने टीचर के पास सब कुछ भिजवा दिया। तो ये हमारे एरिस्टोटल ने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया। समझ में आ गया क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया।
समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। देखो जरा, हम देखते हैं कैसे अलग अलग कर दिया। देखो जरा, एरिस्टोटल ने क्या कर दिया? प्लांट्स में और एनिमल्स में क्लासिफाई कर दिया। तो एरिस्टोटल इस दुनिया में पहले पर्सन थे जिनने साइंटिफिक अटेम्प्ट किया ऑर्गेनिज्म को अलग अलग करने में। समझ में आ गया? क्या किया? अलग अलग करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक अटेम्प्ट किया। समझ में आ गया? मतलब साइंटिफिक वे से। कैसे किया अभी हम देखेंगे। जैसे आपने अंग्रेजों का सुना होगा डिवाइड एंड रूल, तो ये टैक्सोनॉमी क्या है? डिवाइड करने के रूल। आ गया समझ में? आपने सुना होगा ना, अंग्रेजों का एक बहुत फेमस था डिवाइड एंड रूल, बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं? डिवाइड करने के रूल। यही होती है टैक्सोनॉमी। क्या होती है? टैक्सोनॉमी। तो यहां पर एरिस्टोटल भाई साहब ने क्या किया? ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल्स में क्लासिफाई कर दिया। अब देखो, प्लांट्स चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। किसी प्लांट को देखा घर के बाहर मैंगो लगाओ, पता चले रात को हमने देखा था कि बढ़िया कल सुबह ये वाला मैंगो जो है अच्छे से राइप हो गया, पक गया, इसको मैं बढ़िया तोड़ के खाऊंगा, पता चले वो मैंगो चल के कहीं और चला गया। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं होता। तो आप मुझे बताओ, प्लांट्स चल नहीं सकते, ठीक है। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, एनिमल्स चल सकते हैं। तो बस सिंपल जो दिखा उसके बेसिस पर। क्यों? क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप तो था नहीं, बहुत पहले की बात है। अब जब माइक्रोस्कोप नहीं है तो जो दिखेगा उसी के बेस पे काम चलेगा, जो दिखेगा उसी के बेस पे काम चलेगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया। तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स में और एनिमल में। बताओ जरा कौन कौन से उसमें कर दिया? प्लांट्स में और एनिमल में। तो इनने क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया। आया समझ में? सभी को समझ में आ गया? चलो अब हम देखते हैं इनने प्लांट्स को किस में क्लासिफाई किया। मैंने आपको बताया ना, प्लांट्स को देखा कुछ छोटे से प्लांट्स है, कुछ देखा कुछ उससे बड़े प्लांट है, कुछ देखा उससे और ज्यादा बड़े प्लांट है। अब देखो क्या क्या बोला गया इसको? हर्ब, सेकंड नंबर वाला श्रब और थर्ड नंबर वाला ट्री। कितना आसान है। सबसे पहले हर्ब, फिर सेकंड नंबर वाला श्रब और थर्ड नंबर वाला ट्री। हो गया क्लियर? जल्दी से आप मुझे बताओ, सबसे पहले हर्ब जो छोटा सा है हर्ब, सेकंड नंबर वाला श्रब और जो थर्ड नंबर पे है वो क्या हो जाएगा? ट्री। वो क्या हो जाएगा? ट्री। जो सबसे टॉल है वो क्या हो जाएगा? ट्री। जो सेकंड नंबर पे है वो क्या हो जाएगा? श्रब। जो सेकंड नंबर पे है वो क्या हो जाएगा? श्रब। आया समझ में? आगे बढ़े। अब इसको हर्ब को हर्ब क्यों बोलते हैं? ठीक है। अब हां, एक चीज और आपके दिमाग में होगा कि सर फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है लिविंग के ऊपर, फिर आप यहां से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? देखो, आप कभी जब खाना खाने जाते हो तो जैसे आप कभी उसमें गए होगे, शादियां वगैरह में गए होगे, तो उसमें देखा होगा अलग अलग सीक्वेंस में सारी चीजें रखी रहती हैं। तो जिस सीक्वेंस में रखी रहती है आप उसी चीज में खाना शुरू कर देते हो क्या? सबसे पहले मान लो सबसे पहले रखी हुई रोटी, तो आपने सीधे रोटी खाना शुरू कर दिया। चावल रखे हुए, आपने चावल खाना शुरू कर दिया। आप पहले सब कुछ देखते हो, फिर जो फीसेबल होता है, जो अपने हिसाब से आसान होता है, जिसका अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, उसको खाते हो ना। तो हम भी पढ़ेंगे सब, बट अपने सीक्वेंस में, ऐसे सीक्वेंस में जिससे आपके दिमाग में वो चीज बिल्कुल छप जाए, आपको घर पे ना पढ़ना पड़े। समझ में आया? चलो तो आप मुझे बताओ, सबसे छोटे हैं हर्ब। हर्ब क्यों बोलते हैं? आपने देखा होगा जैसे हर्ब के अंदर आते हैं कोरिएंडर, मिंट। इनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होता है कुछ ना कुछ। जैसे आपको गर्मी ज्यादा कभी होता है ना, गर्मी में बोले ज्यादा गर्मी लग रही है, क्या करें? चलो पुदीना का शरबत बना लेते हैं, पुदीन हरा का शरबत बना लेते हैं। सुना आपने इस तरीके से? फिर चटनी वगैरह में सब में इसमें कोरिएंडर जो है वो डलती है। तो इसके मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होते हैं, इसीलिए इसको हर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हर्ब बोला जाता है। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आया? चलो आगे बढ़े। देखो ये बने हुए हैं हर्ब के। तो आप मुझे बताओ, आपने कभी हर्ब देखा होगा? देखो जरा अच्छे से देख लो हर्ब। आपने इसको भी देखा होगा, कोरिएंडर को देखा होगा, ये मिंट को आपने देखा होगा। कभी इसको उठा के देखना, इसमें स्टेम मतलब स्टेम आप देखना बहुत हार्ड होती है, क्या वुडी होती है या सॉफ्ट होती है? देखना आप जरा कितनी सॉफ्ट होती है। समझ में आ गया? तो इसमें वुड नहीं होता। वुड मतलब लकड़ी, आप जानते हो ना इसके फर्नीचर बने होते। कैसे हार्डनेस जैसा कुछ होता है क्या? हार्डनेस जैसा कुछ भी नहीं होता। तो ये आपको समझ में आया?
या नहीं आया? आ गया समझ में? तो हर्ब का मतलब क्या है? छोटे छोटे से प्लांट्स, वो छोटे छोटे से प्लांट्स जो सॉफ्ट हैं, जो कैसे हैं? सॉफ्ट हैं, मतलब वुडी है या नॉन वुडी है? कैसे हैं? नॉन वुडी है। तो ये क्लियर हो गया। आप देखो ना यहां पर, आप यहां पर देखो, ये इसकी स्टेम है, ये बहुत सॉफ्ट होती है। आप जाके देखना, आज मान लो किचन में आप जाके देखना, ना मिले तो मार्केट में जाना हो, मार्केट में जाके आप देखना कि ये हार्ड है कि सॉफ्ट है। आया समझ में? आपको अपने आप पता चल जाएगा। जिस जिसकी स्टेम सॉफ्ट मिलते जाए, छोटे छोटे, वो सबको किसके अंदर डालते जाओगे? हर्ब के अंदर। अब सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड नंबर। तो मुझे बताओ सेकंड नंबर पे क्या आएगा? श्रब। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? श्रब। हो गया क्लियर? चलो देखो जरा, ये हमने देखा सेकंड नंबर पे। आप देखो लेमन, ज्यादा बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा उसका प्लांट होता है। देखा आपने लेमन, देखा ही होगा आपने, ठीक है, बट ये वुडी होता है। ये कैसा होता है? वुडी होता है। हर्ब से बड़ा है, हर्ब से बड़ा है। वो नॉन वुडी था, वो सॉफ्ट था, ये हार्ड है। हो गया क्लियर? देखो जरा, लेमन आपने देखा होगा, लेमन का प्लांट आपने देखा होगा, तुलसी देखा होगा, तुलसी आपने देखा होगा, जाके देखना, तुलसी की लकड़ी भी होती है, आपने देखा माला बनती है तुलसी की। तो माला किससे बनती है? उसकी लकड़ी से बनती है। किससे बनती है? उसकी लकड़ी से बनती है। समझ में आया? चलो फिर आप देखिए रोज। रोज तो आप जानते ही हो, रोज में नीचे ऐसे देखा है कि नहीं? हार्ड होता है कि नहीं होता? सभी ने देखा है ना? अरे भाई रोज तो बहुत काम की चीज है। फिर आप मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं चाइना रोज। किसकी बात कर रहे हैं? चाइना रोज। चाइना रोज भी आप जानते हो, होता है ना, पूजा वगैरह में यूज होता है। तो ये पूरा क्लियर हुआ। आप मुझे बताओ जल्दी से, इन सभी में क्या होता है? ये हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं। हर्ब से क्या होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं। समझ में आ रहा है? और ये कैसे होते हैं? वुडी, मतलब थोड़े हार्ड होते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा आपको पूरा समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हो गया? पूरा क्लियर हो गया? आगे बढ़े? चलो, ये आ गए हमारे ट्री। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को दो में क्लासिफाई किया, प्लांट्स, एनिमल। किसमें क्लासिफाई किया? प्लांट्स, एनिमल। बट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अभी तक एरिस्टोटल साहब ने किंगडम वर्ड यूज नहीं किया। कौन सा वर्ड यूज नहीं किया? किंगडम वर्ड यूज नहीं किया है। उनने केवल और केवल जो ऑर्गेनिज्म थे, जैसे वो दिख रहे थे, उसके बेसिस पर हमने प्लांट्स में और एनिमल में उसको हमने क्लासिफाई कर दिया। आ गया समझ में? फिर प्लांट्स को किस में किया? हर्ब में, जो सबसे छोटे थे हर्ब में। फिर उससे सेकंड नंबर पे थे श्रब में, और जो थर्ड नंबर पे थे ट्री में। क्लियर हो गया? अब हम एनिमल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म को आपने देखा होगा, एक नॉनवेज खाने वाले लोग बहुत अच्छे से इसको पहचानते हैं, यूज करते हैं। इसको जब काटते हैं तो कभी ऐसे ब्लड निकलता है या खून आता है क्या? नहीं आता। क्या निकलता है? कलरलेस फ्लूइड आता है। क्या आता है मुझे बताओ जरा? कलरलेस फ्लूइड आता है। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ ये देखो, आपने देखा होगा, इसको काटते हैं तो कैसा आता है? खून आता है कि नहीं आता? आता है ना खून। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो यहां पर इसका कलर आ रहा है, वो कैसा कलर आ रहा है? रेड। कैसा कलर आ रहा है? आप मुझे बताओ जरा। रेड। रेड कलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे हम इसको? रेड कलर फ्लूइड। आ गया समझ में? यहां पर आप मुझे बताओ, जब हम इसको काटते हैं तो कैसा आता है? कलरलेस फ्लूइड। कलरलेस फ्लूइड कैसा आएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। कलरलेस फ्लूइड। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो, कलरलेस फ्लूइड और कलर वाला। अब आखिर इसमें रेड कलर क्यों आया? हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। क्यों रेड होता है? रेड ब्लड सेल की वजह से। क्या होते हैं हमारे अंदर? रेड ब्लड सेल। अब वो रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों होता है? सभी जानते हो, हीमोग्लोबिन आपने भी देखा होगा, ब्लड टेस्ट कराने जाते, कितना है हीमोग्लोबिन देखते हैं ना भाई, कितना आया? 11 आया, 12 आया, 13, 14, 15, ऐसे वैल्यू हम देखते हैं ना। तो आप मुझे बताओ, हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। क्लियर हो गया? और वो हीमोग्लोबिन, फिर से देखो, इसका कलर रेड है। क्यों रेड है? क्योंकि इसके अंदर रेड कलर के सेल है। क्या है इसके अंदर? रेड कलर के सेल है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? रेड
ब्लड सेल। क्या बोल देते हैं? रेड ब्लड सेल। तो यहां पर इस जगह पर क्या प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल यहां पर प्रेजेंट है। प्लस का मतलब आप लोग समझ जाना, हमेशा प्रेजेंट। क्या मतलब होगा इसका? प्रेजेंट। हो गया क्लियर? दूसरी तरफ ये कलरलेस है, तो इसका मतलब इसमें रेड ब्लड सेल, इसके अंदर रेड ब्लड सेल क्या है बेटा? एब्सेंट है। इसके अंदर रेड ब्लड सेल क्या हो जाएंगे? एब्सेंट। तो इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? किसी को यदि डाउट है तो फटाफट पूछो। केवल सुनते जाओ। मैंने आपको बोला ना, आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। आप देखते जाना, मल्टीपल टाइम्स हम लोग रिवाइज करेंगे। क्लियर है? आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होंगी। देखो बायो में 300 नंबर लाना, देखो बायो का जो पेपर होता है ना 360 मार्क्स का होता है, और बायो में 300 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस 300 नंबर लाने के लिए आप कितना टाइम ले रहे हो, कितनी एनर्जी लगा रहे हो, यह इंपॉर्टेंट है। अब मान लो सभी लोग बायो वाले पहले बायोलॉजी ही सॉल्व करते हैं। अब बायोलॉजी सॉल्व करने में मान लो उनके 300 नंबर आ रहे हैं और उनने क्या किया? टाइम ले लिया 1 घंटे 20 मिनट। कितना टाइम ले लिया? 1 घंटे 20 मिनट। 90 क्वेश्चन है ना। तो अब क्या होगा? वो केमिस्ट्री करेंगे, और केमिस्ट्री करने के बाद वो फिजिक्स करेंगे, तो फिजिक्स में उनको टाइम कम पड़ जाएगा। तो नंबर भले ही आप ज्यादा लेकर आए, लेकिन आप फिजिक्स में कंप्रोमाइज हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि बायोलॉजी में 300 नंबर लाना है, लेकिन कम टाइम में लगाना है। याद रखना, बायोलॉजी में जितना टाइम और एनर्जी बचाओगे, फिजिक्स में उतने नंबर कमाओगे। समझ में आ गया? बायोलॉजी में जितनी एनर्जी बचाओगे, फिजिक्स में उतने नंबर कमाओगे। बिल्कुल सीधा सा फंडा है। जितने जल्दी बायोलॉजी खत्म होगी, आपका पेपर होगा, उतने जल्दी क्या होगा आप मुझे बताओ? आपको ज्यादा टाइम मिलेगा फिजिक्स के लिए। तो हमको इस तरीके से डिजाइन करना है, जो प्रॉपर आपको डिजाइन करके मैं आपको दे रहा हूं, बस आपको स्पून फीडिंग करना है। याद रखना, मेरे नोट्स के अलावा एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कोई बुक मत करना, कभी मत करना। मेरे हमेशा 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बायोलॉजी में 300 नंबर आते हैं, 300 प्लस मार्क्स आते हैं हर साल। समझ में आया? तो आपके भी आएंगे। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछो। आगे बढ़े तो ये समझ में आ गया, कुछ ऑर्गेनिज्म को काटा, कुछ एनिमल्स को काटा, उनके अंदर खून नहीं निकला, कोई और कलर का फ्लूइड निकला। समझ में आ गया? जिसके अंदर कोई और कलर का फ्लूइड निकला उसको हमने बोला एनाइमा। क्या बोल दिया हमने उसको? एनाइमा। और जिसके अंदर रेड कलर का फ्लूइड निकला उसको हमने बोल दिया इनाइमा। अब देखो टर्म्स, यहां पर देखो जरा, इनाइमा इसका मतलब क्या है और एनाइमा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्लड। इसका मतलब क्या है? ब्लड, रेड ब्लड। तो इनाइमा का मतलब रेड ब्लड, और ए लगा दिया मतलब एब्सेंस। तो यहां पर रेड ब्लड क्या है? एब्सेंट है, यहां पर प्रेजेंट है। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आगे फटाफट जो अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज करें। आप मुझे बताओ, एरिस्टोटल ने क्या किया? ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कर दिया। तो सबसे पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया? एरिस्टोटल ने। किसने किया? एरिस्टोटल ने। समझ में आया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डाउट है किसी को? चलो फिर आप मुझे बताओ, किसमें डिवाइड किया? प्लांट्स में, एनिमल्स में। प्लांट्स को किसमें डिवाइड किया? हर्ब, श्रब, ट्री। किस किस में डिवाइड किया? हर्ब, श्रब, ट्री। सेकंड नंबर वाले श्रब, थर्ड नंबर वाले ट्री। फिर आप मुझे बताओ एनिमल में किसको डिवाइड किया? एनाइमा, इनाइमा। ए लग गया मतलब एब्सेंस, ए लग गया मतलब एब्सेंस। हो गया पूरा क्लियर? समझ में आया? चलो अब हम बात कर रहे हैं वही एरिस्टोटल की। तो आप मुझे बताओ, ये भाई साहब जो हैं, इनने सबसे पहले डिवाइड करके रूल बनाया? नहीं, इनने सबसे पहले डिवाइड किया। क्या किया? इनने डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने इस फील्ड को बनाया। इन्होंने क्या किया? इस फील्ड को बनाया। और याद रखना, जो बनाता है वो फाउंडर कहलाता है। जो बनाता है वो क्या कहलाता है? फाउंडर कहलाता है। बहुत ध्यान से समझना,
इन दो चीजों में, दो वर्ड में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फाउंडर फादर, फाउंडर एंड फादर। देखो, जो उसको बनाता है वो फाउंडर कहलाता है, और फादर वो होता है जो बहुत ज्यादा उस फील्ड के ऊपर स्टडी करे। समझ में आ गया? बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करे, बहुत ऐसी स्टडी करे जिससे सबके लिए वो सब्जेक्ट आसान हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे फादर। लेकिन जो उसको बनाए, सबसे पहले उसने बना दिया, वो चाहे सही हो, गलत हो, डिफिकल्ट हो, इजी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फाउंडर। तो इसने, एरिस्टोटल ने सबसे पहले इस फील्ड को बनाया, इसीलिए क्या बोला जाता है इनको? फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है? जल्दी से मुझे बताओ, इनको क्या बोला जाता है? फाउंडर। क्या बोलते हैं हम? जल्दी से आप मुझे बताओ। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे हम? जल्दी से बताइए। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर हो गया? अब आप देखना जरा, जैसे मान लो, चलो अभी तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, सभी के पास स्मार्टफोन आ गए। आज से 200-300 साल पहले, 300 साल पहले आप मुझे बताओ, क्या हर कोई, हर घर से कोई फॉरेन जाया करता था, या इंग्लिश की चीजें उसके पास आया करती थी, ये व्हाट्सएप वगैरह हुआ करता था क्या? नहीं होता था। तो उसको, हर पर्सन को वही भाषा आती थी जो उसके एरिया में, उसके क्षेत्र में चलती है। जैसे आप मुझे बताओ, जो भी, जैसे रामचरितमानस मान लीजिए तुलसीदास जी ने लिखी, तो उन्होंने उसको ब्रज भाषा में लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि वो ब्रज भाषा उनके आसपास चलती थी, उनको ब्रज भाषा आती थी, तो इन्होंने उसमें लिख दिया। अब ऐसा तो नहीं करेंगे तुलसीदास जी की पहले स्पेन जाएंगे, स्पेनिश सीखेंगे, फिर आके उसको लिखेंगे, जिससे कि बोले ऐसी भाषा में लिख दो कि किसी को भी कुछ समझ में ना आए। ऐसा करना सही है? बताओ जरा। नहीं। तो आप मुझे बताइए, एरिस्टोटल क्राइस्ट के बर्थ के भी 350 साल पहले थे। क्राइस्ट के बर्थ के कितने साल पहले? 350 ईयर्स बैक, इतने साल पहले। तो उस समय आप मुझे बताइए जरा, ये जिस जगह पर थे वही भाषा बस इनको आती थी, तो इनके जो भी काम होंगे, इनके सारे के सारे जो काम होंगे, वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे? ग्रीक लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि ये कौन सी भाषा बोलते थे? ग्रीक लैंग्वेज बोलते थे। तो आप मुझे बताओ, इनके हर काम कौन सी भाषा के होंगे? ग्रीक भाषा के होंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। समझ में आया कि नहीं आया? आप मुझे बताओ, कौन सी भाषा के होंगे? ग्रीक भाषा के। तो यहां पर ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है, जल्दी से आप मुझे बताना, ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है, ये टैक्सोनॉमी वर्ड कौन सी लैंग्वेज का होगा? बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज? इट बिलोंग्स टू ग्रीक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज का होगा? आप मुझे बताओ जरा। बिलोंग्स टू ग्रीक। बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन सी भाषा का होगा? ये ग्रीक भाषा का शब्द होगा। आया समझ में? चलो, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इस वर्ड को किसने दिया था, वो भी हम देख लेते हैं कि इस वर्ड को किसने दिया था। इस वर्ड को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। समझ में आ गया? टर्म कॉइंड बाय, टर्म कॉइंड बाय, कॉइंड बाय का मतलब क्या होता है? किसने सबसे पहले इस टर्म को दिया। समझ में आ गया? तो कौन था वो? एपी डी कैंडोले। कौन था? आप मुझे बताइए जरा। एपीडी कैंडोले। जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? एपीडी कैंडोले। क्या नाम था साइंटिस्ट का? एपीडी कैंडोले। अब मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये कैंडोले पैदा हुआ था 1800 में, और इसने टर्म दी टैक्सोनॉमी। समझ में आ गया? इसने टर्म दी। थोड़ा सा लग रहा है ना कि सर एरिस्टोटल तो बहुत पहले आया, ये बाद में आया, इसने टर्म दी, ये क्या गड़बड़ घोटाला है? समझना जरा। एपीडी कैंडोले ने क्या किया कि ग्रीक बुक्स को पढ़ा। क्या किया उसने? ग्रीक बुक्स को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसमें से एक शब्द निकाला। समझ में आ गया? देखो, टैक्सोनॉमी जो है ना, मैंने आपसे बोला था टर्म, टैक्सोनॉमी 2 वर्ड से बना हुआ है, और दोनों वर्ड आप मुझे बताओ कौन सी भाषा के होंगे? ग्रीक के होंगे। तो उसने क्या किया, आप मुझे बताओ। यहां पर एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया।
कुछ को प्लांट्स में डाल दिया, कुछ को एनिमल में डाल दिया, तो यहां पर अरेंजमेंट को ग्रीक में बोलते हैं टैक्सिस। क्या बोल देते हैं? टैक्सिस। तो यहां से उसने वर्ड ले लिया टैक्सो। कौन सा वर्ड ले लिया? टैक्सो। और मैंने आपको क्या बताया था? डिवाइड करना या अरेंज करने के रूल, और नॉमी मतलब रूल या स्टडी। आ गया समझ में? तो डिवाइड करने के, अलग अलग करने के रूल क्या कहलाएंगे? टैक्सोनॉमी। समझ में आया? जैसे आप इस तरीके से समझना, मान लो अब मुझे कोई वर्ड देना है और मुझे कोई काम एरिस्टोटल का अच्छा लगा, समझ में आया? कुछ भी मुझे बनाना है, तो मैंने ग्रीक भाषा में, मान लो मुझे इसको बनाना है फादर ऑफ, कुछ भी बनाना है, तो जो मुझे बनाना है मैं उस शब्द को क्या करूंगा? जाके ग्रीक भाषा में ढूंढूंगा क्या बोलते हैं, और बस वही वर्ड लेके बना दूंगा। क्योंकि एरिस्टोटल को बना रहा हूं ना, तो उसी की भाषा को लेना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है। आया समझ में? तो यहां पर आप मुझे बताओ, एपीडी कैंडोले तो बहुत साल बाद आया, लेकिन उसने ग्रीक बुक्स में से ढूंढ के दो वर्ड टैक्सिस एंड नॉमी, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया? टैक्सोनॉमी। क्या बना दिया? टैक्सोनॉमी। अब मुझे बताओ टैक्सोनॉमी क्या होगा? प्लांट्स में अरेंज किया, एनिमल्स में अरेंज किया, तो ये अरेंज करने की स्टडी को हम क्या बोल देंगे? टैक्सोनॉमी। क्या बोल देंगे? आप जल्दी से मुझे बताओ, टैक्सोनॉमी। तो ये सभी को समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आपके कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे, 1 मिनट वेट करना जरा। भारत भैया को बुलाना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? 1 मिनट में आपके कमेंट्स देख लेता हूं, किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट हम उसको सॉल्व करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ये सभी को समझ में आया? चलो, तो जब तक हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो, इनको हमने बोला फाउंडर है टैक्सोनॉमी, दूसरा इनको और क्या बोला गया वो भी आप समझना जरा। इन्होंने क्या किया? इनने बायोलॉजी के ऊपर काफी सारी स्टडी की गई। क्या की गई? बायोलॉजी के ऊपर काफी सारी इन्हें स्टडी करी। तो आप मुझे बताओ, इनके पहले भी बायोलॉजी थी? इनके पहले भी बायोलॉजी थी। तो आप मुझे बताओ, जब इनके पहले भी बायोलॉजी थी, तो इसका मतलब इनने बायोलॉजी को बनाया तो नहीं, तो ये बायोलॉजी के फाउंडर तो नहीं हो सकते, बट इनने बायोलॉजी के ऊपर काफी स्टडी करी, तो इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोला गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। इनको बोला गया फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोला गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो फाउंडर और फादर में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, मान लो कोई नॉनवेज खाता है, उसके सामने वेजिटेरियन फूड भी रखा हुआ है, उसके सामने नॉनवेज फूड भी रखा हुआ है, तो मुझे बताना कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ जाएगा? नॉनवेज की तरफ ही जाएगा। वेज को तो बोलेगा ये तो घास फूस है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो इसी तरीके से ये भाई साहब ने क्या किया कि एनिमल्स की स्टडी ज्यादा करी। तो इसीलिए आप मुझे बताओ, इनको और क्या बोला गया? ऐसा नहीं है कि इनके पहले वो फील्ड नहीं थी, जूलॉजी नहीं थी। पूरा क्लियर हुआ? कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। इसमें देखना है, कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, यहीं पर कमेंट्स हैंग हो गए। नहीं, कमेंट्स डाउट्स देखने थे। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, हमारे एरिस्टोटल भाई साहब के पहले भी जूलॉजी थी, तो क्या ये उसके फाउंडर हो सकते? नहीं, ये उसके फाउंडर नहीं हो सकते। क्या होंगे? फादर, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर अच्छे से स्टडी करी। तो ये क्या बन जाएंगे? फादर ऑफ जूलॉजी। क्या बन जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा। फादर ऑफ जूलॉजी। आप भी मुझे बताओ, जितने नॉनवेज खाने वाले आपके फ्रेंड्स है। क्लियर हो गया? हाँ, चलो। हाँ, अब दिखने लगा। एक्चुअली कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आ गई थी, जिसकी वजह से आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे थे। हाँ, वेरी गुड, अब मुझे सारे दिख रहे हैं। ठीक है, रुकावट के लिए खेद है, आगे बढ़े। चलो, तो इनको हम क्या बोलेंगे? फादर ऑफ जूलॉजी। अब देखो, नीट में एक टाइप का क्वेश्चन होता है, मैंने आपको बोला ना,
हम आपको सिखाएंगे। समझ में आ गया? कैसे पढ़ना है ये आपको सिखाना बहुत जरूरी है। यदि आप ये सीख गए ना तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। समझ में आया? तो नीट में एक टाइप का क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्लियर हो गया? तो अब उसमें एक ऑप्शन दे देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एरिस्टोटल। क्या बोल देंगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एरिस्टोटल। अब उसमें फर्स्ट ऑप्शन दे देंगे फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, दूसरा दे देंगे फादर ऑफ बायोलॉजी, तीसरा दे देंगे फादर ऑफ जूलॉजी, और चौथा ऑप्शन डाल देंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आप मुझे बताइए जरा, इनको हम क्या बोलेंगे? बताओ जरा जल्दी से, कौन सा आंसर जाएगा? उसका आंसर क्या जाएगा? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये फादर नहीं है, ये टैक्सोनॉमी के फाउंडर हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आ गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एरिस्टोटल के दो शिष्य थे, दो स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट का नाम था अलेक्जेंडर, पूरी दुनिया जीत के आ गया, पूरी की पूरी दुनिया जीत के आ गया। अब दूसरा एक और स्टूडेंट था, थियोफ्रास्टस। आपने देखा होगा ना, घर में होता है, जैसे मान लो पता चले फादर जो है वो आईएएस ऑफिसर है, बड़ा भाई जो है वो और आगे निकल गया, पता चले बिल्कुल आईआईएम अहमदाबाद वगैरह कहीं से और करके और बड़ा ऑफिसर बन गया, बहुत जबरदस्त आगे कहीं निकल गया है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। अब छोटा भाई पता चले स्कूल में पहुंचा, हर कोई बोलता है देखो तुम्हारे पापा को, जरा उसने गड़बड़ी करी, देखो तुम्हारे फादर को। होता है कि नहीं होता? देखो तुम्हारे बड़े भाई को, कितना ब्रिलियंट था, कितना ज्यादा इंटेलिजेंट था। ऐसा होता था कि नहीं होता है? हुआ है। तो अब इसी तरीके से इनका एक स्टूडेंट था, उसका नाम था थियोफ्रास्टस। क्या नाम था? थियोफ्रास्टस। वो बेचारा डिप्रेशन में आ गया। टीचर इतने फेमस, इतनी सारी फील्ड के फादर बन गए, जो दूसरा स्टूडेंट था वो इतना फेमस हो गया, पूरी दुनिया जीत गया, उसके लिए तो जगह जगह पर बिल्कुल स्टैचू बने हुए, उसके नाम पे बड़ी बड़ी पोएम्स लिखी गई हैं। क्या करे बेचारा? तो उसके हाथ क्या आया? उसके हिस्से में केवल एक चीज आई। देखो, फाउंडर तो साहब बन के निकल गए, इसके फादर बायोलॉजी के फादर बन के निकल गए, जू मतलब एनिमल, जूलॉजी के जो है वो फादर ये बन के निकल गए। तो उस बेचारे के हिस्से में क्या आया? घास फूस। अकेला क्या आया? घास फूस। समझ में आ गया? तो देखो जरा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। आ गया हमारा थियोफ्रास्टस। कौन आ गया? थियोफ्रास्टस। और ये जो थियोफ्रास्टस है, आप मुझे बताइए क्या बोला गया इसको? फादर ऑफ बॉटनी। आ गया समझ में? क्या बोला गया इसको? फादर ऑफ बॉटनी। पूरा क्लियर हो गया? तो ऐसा होता है ना, हाँ लिखा है किसी ने कि मेरी सिस्टर जो है वो आईएएस। होता है, ऐसा सभी के साथ होता है। जो छोटे भाई बहन होते हैं बेचारे, यदि उनके घर में ज्यादातर लोग ज्यादा अचीवर होते हैं तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। होता है कि नहीं होता? मैं समझ सकता हूं। तो ये पूरा क्लियर हुआ। तो क्या बोला गया इनको? फादर ऑफ बॉटनी, क्योंकि इनके हिस्से में केवल एक ही चीज बची। फादर ऑफ जूलॉजी बन के निकल गए इनके टीचर, फादर ऑफ बायोलॉजी बन के निकल गए इनके टीचर, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी बन के निकल गए। पूरी दुनिया जीतने का काम अलेक्जेंडर ने पहले ही निपटा लिया। तो अब अकेला इनके, आप मुझे बताओ क्या बचा? केवल और केवल इनके हिस्से में क्या आया? घास फूस। तो यहां तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वेरी गुड। आगे बढ़े। चलो, अब आपके कमेंट्स दिख रहे हैं। बीच में कुछ टेक्निकल एरर था, शायद उसकी वजह से वो हैंग हो गया था, तो वहां पर मैं आपके कमेंट्स देख नहीं पा रहा था। आगे बढ़े। चलो, अब हम बात कर रहे हैं कैरोलस लीनियस की। तो आपको मालूम है, मतलब ये कैरोलस लीनियस को 1700 में आए। ठीक है, मतलब इतने साल तक, आप समझना जरा, इतने साल तक, इतने लंबे ड्यूरेशन तक, कम से कम 2000 साल तक केवल और केवल टैक्सोनॉमी के नाम पे क्या पढ़ाया जाता होगा स्कूल्स में? हाँ भाई, ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड किया गया है, प्लांट्स में, एनिमल में, हर्ब, श्रब, ट्री, इनाइमा, एनाइमा, खत्म क्लास, घर जाओ। बस इतना पढ़ाया जाता था। समझ में आया? अब ये भाई साहब आए कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या किया? अब आप समझना, वो टाइम कैसा था। उस टाइम क्या होता था कि पूरी दुनिया पे जनरली क्रिश्चियनिटी काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा उसमें पावर में रहती थी। और जो उनके पोप होते थे, कोई यदि उसके अगेंस्ट बोल देता था, कोई भी अगेंस्ट यदि बोल देता था तो उसको फांसी पर लटका देते थे। ओल्ड चीजें चला करती थी, जो पुराने साइंटिस्ट जो बोल के गए, एरिस्टोटल जो बोल के गए, प्लेटो जो बोल के गए, हिप्पोक्रेटस जो बोल के गए, जो जो बोल के गए, पुराने साइंटिस्ट बोल के गए, बस वही सही है। वो बोल के गए दुनिया फ्लैट है, हाँ भैया फ्लैट है। यदि किसी ने बोली गोल है, लटका देंगे फांसी पे। समझ में आ गया? ऐसा होता था उस समय। तो अब क्या करें? तो साइंटिस्ट जो होते थे ना, उनके पास लिमिटेशन हो जाती थी।
समझना जरा, उनके पास क्या हो जाती थी, लिमिटेशन हो जाती थी। कैसी लिमिटेशन कि भाई यदि उनको अगेंस्ट में जाएंगे तो लटका दिए जाएंगे, तो क्या करें, तो वो सपोर्ट किया करते थे। क्या करते थे, जो भी पुराने साइंटिस्ट है ना उनके सपोर्ट में ज्यादा बातें किया करते थे। समझ में आया? तो इसी तरीके से कैरोलस लीनियस आया। कौन आया, कैरोलस लीनियस। और सबसे पहले आप समझना जरा, एल फॉर लीनियस, एल फॉर लीनियस, एल फॉर लैटिन, एल फॉर लीनियस, एल फॉर लैटिन। क्लियर हो गया? तो इनकी सारी स्टडी किसमें होगी, लैटिन में होगी। किसमें होगी आप मुझे बताओ जरा, लैटिन में होगी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया। और इन्होंने काफी डिटेल्ड में स्टडी करी। क्या करी इन्होंने, काफी ज्यादा डिटेल्ड में स्टडी करी। तो ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाएंगे या फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाएंगे। फाउंडर तो हमारे एरिस्टोटल बल्कि निकल गए, तो ये क्या बन सकते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्लियर हो गया? क्या बन जाएंगे ये, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। चलो हम यहां पर लिख देते हैं इनके सामने, क्या बन जाएंगे ये, फादर ऑफ क्लियर हो गया? तो अब हम देख लेते हैं आखिर ये टेक्सोनॉमी है क्या। टेक्सोनॉमी, 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 फादर, फाउंडर, मैंने आपको बोला ना, डिवाइड करने के रूल, डिवाइड एंड रूल नहीं, डिवाइड करने के रूल क्या कहलाएंगे आप मुझे बताइए जरा, टेक्सोनॉमी। आया समझ में? अब देखो जरा, यहां पर हम देखते हैं टेक्सोनॉमी होती क्या है। तो मैंने आपको बोला ना, एपी डी कैंडोले ने क्या किया था, इस वर्ड को ढूंढा। और ये वर्ड आप मुझे बताओ ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया था, टैक्सिस से। किससे लिया गया था, टैक्सिस से। क्लियर हो गया? और नॉमी, ये नॉमी हमने सीधे लिख दिया। नॉमी का मतलब क्या होता है, रूल्स। नॉमी का मतलब क्या होता है, रूल्स। और टैक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो टैक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट करने के रूल क्या कहलाएंगे, टैक्सोनॉमी। अरेंज करने के रूल क्या कहलाएंगे, टैक्सोनॉमी। या डिवाइड करने के रूल क्या कहलाएंगे आप मुझे बताओ जरा, टैक्सोनॉमी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा टैक्सोनॉमी में आखिर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो समझना जरा, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। ये जो चैप्टर है ना, लिविंग वर्ड, हमेशा स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, हमेशा डिफिकल्ट लगता है ये टॉपिक। समझ में आ गया क्यों ये डिफिकल्ट लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारे साइंटिस्ट के नेम आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये 4-4, 5-5, 6-6 बार मैं आपको बोलूंगा। समझ में आ गया? कई बार मैं आपको बोलूंगा जिससे आपको याद हो जाएंगे। इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं मिनिमम। समझ में आ गया? कितने क्वेश्चन आते हैं नीट में, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन यहां कैरोलस लीनियस से आता है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमेशा टेक्सोनॉमिकल एड से आता है। ऐसा कोई साल नहीं है जब कैरोलस लीनियस से क्वेश्चन नहीं आता। आया समझ में? चलो अब हम बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमी के स्टेप्स। क्या क्या होंगे इसके अंदर। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन। क्या बोलेंगे, कैरेक्टराइजेशन। दूसरा हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, आइडेंटिफिकेशन। चलो पहले हम ये 2 स्टेप समझते हैं, कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से समझना। अब जो है चीजें, अब हम थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, अभी थोड़ा फास्ट पढ़ रहे थे। क्लियर है? कैरेक्टराइजेशन, आप मुझे बताओ, आपको किसी भी पर्सन को आपको पहचानना है, किसी भी पर्सन को आपको पहचानना है तो पहले आपको उसके कैरेक्टर पता होना चाहिए। कैसा दिखता है, कितनी हाइट है, चश्मा लगाता है कि नहीं लगाता है, रंग कैसा है, कपड़े कैसे पहना हुआ है। जब आपको उसके कैरेक्टर पता होंगे ना, तभी तो आप उसको क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। तभी आप उसको क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई। जैसे मान लो आप सभी लोग बढ़िया से प्यारे प्यारे बच्चे हो, अच्छे से आपने 2 साल पढ़ाई करी और सब बढ़िया से अपने अपने स्टेट में बढ़िया अच्छे फेमस डॉक्टर बन गए, बढ़िया से फेमस डॉक्टर बन गए। और मान लो 10 साल बाद मेरा मन हुआ कि चलो मैं क्या है, किससे मिलके आता हूं, चलो मैं प्रेम से मिलके आता हूं, प्रेमराज से मिलके आता हूं, या फिर टोनी स्टार्क से मिलके आता हूं। अब पता चले ये दोनों बढ़िया से अच्छे अच्छे बड़े हॉस्पिटल में, कोई बॉम्बे हॉस्पिटल में, कोई मैक्स हॉस्पिटल में, कोई फोर्टिस में, इस तरीके से कोई अपोलो में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अच्छे बढ़िया बड़े डॉक्टर्स बने हुए। ठीक है, अब मैंने उनको फोन किया,
कि मैं मिलने आ रहा हूं, ठीक है, तो आप भी खुश हुए। मिलने, जब डॉक्टर बन जाओगे तब बहुत खुशी होगी मिलने की, बहुत ज्यादा खुशी होगी कि चलो इतने टाइम बाद मिल रहे हैं। हम भी जब अपने टीचर से मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो अब मैंने फोन किया, ठीक है। अब पता चले प्रेम जो है अपने हॉस्पिटल से निकल रहा था, ठीक है, मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहा था। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, ठीक है, इतने टाइम बाद अब एकदम से इमरजेंसी केस आ गया, और पता चले वो ऐसा केस आ गया जो केवल वही कर सकता है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि उसी की स्पेशलिटी वाला केस आ गया, और जान बचाना तो पहला काम है ना डॉक्टर्स का। तो अब वो क्या करे, एक तरफ मुझे लेने जाना है, दूसरी तरफ पेशेंट है, पेशेंट को ही सिलेक्ट करना चाहिए। और उसने पेशेंट को करने लगा, तो उसने अपने ड्राइवर से बोला, और उसका ड्राइवर जो था वो ज्यादा स्मार्टफोन अच्छे से चला नहीं पाता, ठीक है, वो चला नहीं पाता, कुछ ऐसे ही जो है। तो अब कैसे पहचाने, तो ड्राइवर ने बोला हम सर को कैसे पहचानेंगे, आप मुझे सिंपल सी बात बताओ कि कैसे पहचानेंगे। तो बताएगा, जाना, चश्मा लगाया होगा सर ने, सर की हाइट ऐसी ऐसी होगी, ठीक है, या फिर मैंने कुछ बोल दिया कि चलो यही फिजिक्स वाला की टी शर्ट जो है मैं पहन के वहां पर खड़ा हुआ हूं। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स बताने पड़ेंगे ना। जब कैरेक्टर्स पता चलेंगे तभी क्या होगा, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तभी क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई। अब मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, और वो मान लो सामने रखा हुआ है, फिजिक्स वाला लिखा हुआ है, और वो मुझे देख नहीं पा रहा, ठीक है, तो क्या वो मुझे कभी पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा। तो उसने देखा सर फिजिक्स वाला की टी शर्ट पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, चलो यहां पर ऐसा कुछ ऐसे ब्रेसलेट पहने हुए हैं, और वो जो है वो खड़े हुए हैं। तो कैरेक्टर पता होने से उसने पहचान लिया ना। तो आप मुझे बताओ पहला स्टेप क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन या आइडेंटिफिकेशन। पहला स्टेप क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन। पहला स्टेप कौन सा होगा बेटा, कैरेक्टराइजेशन। उस कैरेक्टर, या इसी को हम डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन बोले या फिर डिस्क्रिप्शन बोले। तो कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जिपमर में पूछा गया, पहले एक एग्जाम हुआ करता था जिपमर, उसमें तो कई बार पूछा गया है, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ करते थे, आइडेंटिफिकेशन जाएगा या कैरेक्टराइजेशन जाएगा। समझ में आ गया। चलो, तो पहला स्टेप क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन। उस कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई कर लिया, चलो अब दूसरी स्टोरी देखते हैं। क्लियर है। तीसरा स्टेप होगा इसका क्लासिफिकेशन। कौन सा स्टेप होगा इसका, क्लासिफिकेशन। और फोर्थ स्टेप होगा नॉमेनक्लेचर। कौन सा स्टेप होगा आप मुझे बताओ जरा, नॉमेनक्लेचर। समझ में आ गया। अब आप समझना, मान लीजिए मैंने यश को बोला, समझ में आ गया, मैंने यश को बोला और मयूर को बोला, मैंने किसको बोला, यश को बोला और मयूर को बोला जाओ जंगल से शेर पकड़ के लाओ। समझ में आ गया, यश और मयूर जाते हैं, हम शेर पकड़ के लाते हैं, ठीक है। तो एक को मैंने बोल दिया, एक टीम को मैंने बोल दिया जाओ शेर को पकड़ के लाओ, ठीक है। दूसरी टीम को मान लो मैंने बोल दिया जाओ रैबिट को पकड़ के लाओ, खरगोश को पकड़ के लाओ। दोनों साथ में गए जंगल, एक ही गाड़ी में जा रहे, बढ़िया से गाड़ी चलाते हुए दो चारों लोग जा रहे हैं, ठीक है। एक टीम का काम है क्या पकड़ना, शेर पकड़ना, दूसरी टीम का काम क्या है, खरगोश पकड़ना। समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ, जब लॉयन के कैरेक्टर पता होंगे तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रैबिट के कैरेक्टर पता होंगे तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब मान लो बिल्कुल शेर को ऐसे लेफ्ट राइट से दोनों ने दबा के ऐसे पकड़ लिया बढ़िया से, ठीक है, और वहां से उसको खरगोश को भी पकड़ लिया, रैबिट को भी पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया। अब आप मुझे बताओ जरा, दोनों को सेम कंटेनर के अंदर बंद कर दें क्या? सिंपल सी एक बात सोचना, हमने पकड़ लिया, कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या दोनों को साथ में रख दे, शेर को और खरगोश को एक साथ रख दे? पता चले हुआ क्या, जब तक आप मेरे पास तक पहुंचे तो शेर ऐसा कर रहा बढ़िया से डकार ले रहा होगा, और जो है वो खरगोश उसके पेट में झूल रहा होगा। समझ में आ गया, पेट की गलियों में गोल गोल गोते खा रहा होगा कि नहीं होगा? तो आप मुझे बताओ, दोनों कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर अब हमको इसको अलग अलग रखना चाहिए, शेर को या खरगोश को, या एक साथ रख दो? एक साथ रख दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग पिंजरे में रखेंगे, दो अलग अलग बॉक्स कंटेनर में रखेंगे। तो अलग अलग कर दिया, मैंने आपको बोला डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया, क्या होगा, क्लासिफिकेशन। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, क्लासिफिकेशन। आया समझ में? क्या बोलेंगे हम उसको, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफाई करने के बाद एक पिंजरे में आपने शेर को रख दिया, एक पिंजरे में आपने खरगोश को रख दिया, और रखने के बाद में अब मुझे बताओ, अब उसका नाम रख दो, जो मन पड़े आपका नाम रख दो। शेर का नाम कोई भी रख दो आप, जो मन पड़े आपका उसका सिम्बा नाम रख दो,
खरगोश का नाम जो आपका नाम पड़े वो रख दो, मोगली नाम रख दो, कोई भी नाम आप रख दो, अब नाम रख दो, क्लियर हो गया। या पहले नाम रखूंगा फिर क्लासीफाई करूंगा, पहले क्लासीफाई कर दो फिर नाम रखते रहना। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब बताओ, अब मैं देख लेता हूं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कोई डाउट तो बताओ। हाँ चलो, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो अभी आप सभी लोग बेटा, फिर मैं आपको बोल रहा हूं, आप सभी लोग अभी 11th क्लास के बच्चे हो, समझ में आया? और मैंने आपसे बोला ना कि आपके ऊपर जो टैग लगाया हुआ है, जैसा दुनिया ने आपके ऊपर टैग लगाया हुआ है, ट्रस्ट रखना आप उस टैग से बाहर आओगे। यदि आपके ऊपर कैसा भी कमजोर वाला टैग लगाया हुआ है, आप वो सारी चीजों को, सारी बाउंड्रीज को तोड़ते हुए आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बढ़िया से हमको पढ़ाई करना है और मस्ती करते हुए खुश होकर पढ़ाई करना है। एक चीज याद रखना, हमेशा अचीवमेंट खुश होके होते हैं, रो के, दुखी होके इस तरीके से नहीं होते। बढ़िया खुश होके पढ़ाई करो। समझ में आया? बिल्कुल आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आप देख लेना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो इन चारों को यदि मिला दिया गया, यदि इन चारों को मिला दिया गया तो आप मुझे बताओ, इट विल बिकम टैक्सोनॉमी। इट विल बिकम टैक्सोनॉमी। So these are the steps of taxonomy. These are the steps of taxonomy. Characterization, identification, classification, nomenclature. हो गया पूरा क्लियर? अब इस nomenclature के लिए अलग अलग रूल्स दिए हुए हैं। प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसे कोड बनाए गए। एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए कुछ कोड बनाए हुए हैं, कुछ बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए कोड बनाए गए। समझ में आ गया? इंटरनेशनल कोड बनाए हुए। क्यों बनाए हुए अभी हम देखते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़े। आ जाए अपने कैरोलस लीनियस भाई साहब पे। चलो, क्या बोला था हमने इनको? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोला था बेटा इनको? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि इनने डिटेल्ड स्टडी करी थी किसकी? टैक्सोनॉमी की। किसकी स्टडी करी थी? डिटेल्ड स्टडी करी थी टैक्सोनॉमी की। और इनने, मैंने आपको बोला ना उस समय कैसा था कि पुराने साइंटिस्ट का बस सपोर्ट करो। क्या करो? उसका सपोर्ट करो। तो इन्होंने उसका सपोर्ट किया और थोड़ा सा उसको और डिस्क्राइब कर दिया, और इन्होंने एक नया वर्ड दिया। उस नए वर्ड का नाम है सिस्टमैटिक्स। क्या नाम है उसका? सिस्टमैटिक्स। समझना जरा, क्लियर है? चलो हम देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी की। किसकी बात कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी की। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक्स की। अब आप मुझे बताना, ये जो वर्ड था टैक्सोनॉमी, इसकी सबसे पहले स्टडी किसने करी थी? फाउंडर कौन था इसका? एरिस्टोटल। और जब एरिस्टोटल भाई साहब है तो ये वर्ड कौन सी भाषा का होगा? ग्रीक भाषा का। तो आप मुझे बताओ ये कौन सी भाषा का होगा? ग्रीक वर्ड। ये क्या हो जाएगा? ग्रीक वर्ड। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, ये जो सिस्टमैटिक है, ये वर्ड किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। एल फॉर लीनियस, एल फॉर लैटिन। याद रहेगा, एल फॉर लीनियस, एल फॉर लैटिन। समझ में आ गया? तो देखो जरा, ये जो सिस्टमैटिक है, जब इसको कैरोलस लीनियस ने दिया तो ये कौन सी भाषा का होगा? लैटिन वर्ड। कौन सी भाषा का होगा? लैटिन वर्ड का। इसको टैक्सोनॉमी को किसने दिया था? इस वर्ड को किसने दिया था? आप मुझे बताओ जरा। एपी डी कैंडोले। इस वर्ड को किसने दिया था? आप मुझे बताइए जरा। इस वर्ड को किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ, इसमें हम क्या क्या करते थे? फटाफट इसके स्टेप्स बताओ। हमने स्टेप्स देखे थे ना, क्या क्या था? फटाफट बताओ। कैरेक्टराइजेशन, फिर दूसरा आप मुझे बताओ क्या था? आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन, और चौथा क्या था? नॉमेनक्लेचर। चौथा वर्ड क्या था? नॉमेनक्लेचर। तो मैंने आपको क्या बोला, यहां पर इन्होंने क्या किया, उसको और थोड़ा सा एडवांस कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन चारों चीजों में एक और चीज को ऐड कर दिया।
समझ में आ गया? किसको ऐड कर दिया? एक और चीज को ऐड कर दिया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। किसको ऐड कर दिया? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। क्या होता है आप इसको समझना। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम बोलते हैं फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फाइलोजेनी। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनी। अब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होता है आप समझना। और इन सबको मिला दिया, मतलब 4 ये और 5वां ये, 4 ये और 5वां ये, जब इसको हमने मिला दिया तो बन गया सिस्टमैटिक्स। क्या बन गया? सिस्टमैटिक्स। समझ में आ गया? क्या बन गया आप मुझे जल्दी से बताइए। इट विल बिकम सिस्टमैटिक्स। समझ में आया? अब ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होता क्या है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब होता है हम कहां से आए, हमारा इवोल्यूशन कहां से हुआ। जैसे आपके दादा दादा परदादा और ऊपर जाते जाए, परदादा के भी दादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा, हम जाते जाए तो आपने सुना है ना हमारे एंसेस्टर्स बंदर थे, चिंपांजी वगैरह हुआ करते थे। चिंपांजी से भी और पहले जाए तो कौन हुआ करता था। तो ये जो हिस्ट्री है, हम कैसे डेवलप हुए, समझ में आ गया? ये कहलाती है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्या कहलाती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब कहां से आए थे, कहां को जाएंगे, ये क्या कहलाएगी? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कहां से इवोल्यूशन हुआ, समझ में आ गया? जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं मंकी, मंकी के बाद चिंपांजी, चिंपांजी के बाद फिर ह्यूमंस आए। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो हिस्ट्री है ये क्या कहलाएगी? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो पहले आप मुझे बताओ, बिल्कुल सही, एडम एंड ईव। तो ये क्लियर हो गया। सोनाक्षी, हाँ बेटा कोई डाउट था मैं देखने, टैक्सोनॉमी को कैसे फाउंड हुआ, रिपीट कैसे, टैक्सोनॉमी वर्ड रिपीट करो, टैक्सोनॉमी वर्ड कैसे फाउंड हुआ। देखो एपी डी कैंडोले ने क्या किया था, ग्रीक में जाके 2 वर्ड को निकाला और जो वो उन दोनों वर्ड को जोड़ दिया, यहां से टैक्सोनॉमी वर्ड बन गया। आ गया समझ में? क्लियर हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? क्लियर? किसी को इसमें डाउट है तो मुझे बताओ। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर में हमने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जोड़ दिया। इट विल बिकम सिस्टमैटिक्स। इट विल बिकम सिस्टमैटिक्स। ये क्या बन गया? सिस्टमैटिक्स बन गया। क्लियर है? अब हम इसमें और डिटेल में देखते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो मुझे बताओ सिस्टमैटिक्स वर्ड किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। और जो भी काम कैरोलस लीनियस ने किया है वो कौन सी भाषा का होगा? लैटिन का। कौन सी भाषा का होगा? लैटिन का। क्लियर हो गया? कौन सी भाषा का होगा? लैटिन का। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जरा, यहां पर हमने बात करी सबसे पहले किसकी हमने बात करी? टैक्सोनॉमी। बताओ जरा टैक्सोनॉमी में कौन था? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। क्लियर हो गया? इसी में हमने क्या जोड़ दिया? फाइलोजेनी। क्या जोड़ दिया हमने? फाइलोजेनी, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो हम बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमी ये पूरा मिला के क्या है? टैक्सोनॉमी है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक्स। हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े। डन। फाइलोजेनी क्लियर है? फाइलोजेनी सभी को क्लियर हो गया? फाइलोजेनी मतलब हमारा डेवलपमेंट कहां से हुआ, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, कहां से हमारी एंसेस्ट्री, हम ह्यूमन बन गए तो रातों रात ह्यूमन बन गए, या फिर पहले हम कोई और थे, बंदर थे या चिंपांजी थे, चिंपांजी से कौन कौन बना। आप 12th क्लास में इवोल्यूशन में पढ़ोगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है, उसमें आप पढ़ोगे और ज्यादा डिटेल में। तो ये क्लियर हो गया? इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। हो गया क्लियर? चलो अब हम बात कर रहे हैं कैरोलस लीनियस की। हम आ जाते हैं किस पे? कैरोलस लीनियस पे। तो देखिए जरा, ये जो कैरोलस लीनियस है इसने क्या दिया? इसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जरा ध्यान से समझना, ऐसा कोई साल नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जब कैरोलस लीनियस से क्वेश्चन नहीं आते। क्लियर हुआ? तो इसने क्या दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया इसने? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी हम पढ़ेंगे।
फिर इसने क्या दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर इसने क्या किया, इसने 2 बुक्स लिखी। देखो कितना मजेदार, आपने देखा होगा वो होते हैं ना, कई लोग होते हैं किसी एक वर्ड के लिए बिल्कुल ऑब्सेस्ड होते हैं। जैसे आपने वो मूवीज देखी होगी या एकता कपूर को देखा होगा, उसके हर सीरियल कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, कभी सास भी कभी बहू थी, वो देखा, क्योंकि सास भी, नाम सुने ऐसे, हर सीरियल उसके के से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऑब्सेस्ड रहता है। इसी तरीके से ऋतिक रोशन के जो पप्पा हैं वो भी बिल्कुल के से ऑब्सेस्ड हैं। क्रिस बना ली, कोई मिल गया बना ली, कहो ना प्यार है बना ली, के से ऑब्सेस्ड हैं। तो ये जो हमारे कैरोलस लीनियस भाई साहब थे ना, ये 2 से ऑब्सेस्ड थे। किससे ऑब्सेस्ड थे आप मुझे बताइए जरा, 2 से ऑब्सेस्ड थे। क्लियर हो गया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब भी क्या हो गया, 2। फिर क्या हो जाएगा, इनने क्या लिखी, 2 बुक्स लिखी। क्या लिखी इनने, 2 बुक्स लिखी। हो गया क्लियर। चलो हम आगे देखते हैं। अब देखो जरा, हम बात कर रहे हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसकी बात कर रहे हैं हम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर है। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कैरोलस लीनियस ने क्लासिफाई कर दिया सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में। एक था प्लांटी, एक है एनिमेलिया। कौन सा है, एक है प्लांटी, एक है एनिमेलिया। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। एक हो गया प्लांटी, एक हो गया एनिमेलिया। क्लियर होगा, समझ में आ गया। 2 में क्लासिफाई कर दिया। अब इसके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, इसके क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था, कोई ना कोई बेसिस होगा। जैसे मान लो क्लास में भी हम बोलते हैं ना कि भाई चलो गर्ल्स बॉयज अलग अलग बैठ जाएं, क्लियर है, या फिर 6th क्लास के बच्चे 7th क्लास के बच्चे अलग अलग बैठ जाएं, क्लियर है। अब 6th क्लास के 6th स्टैंडर्ड के, 7th क्लास के 7th स्टैंडर्ड के, 10th क्लास के 10th स्टैंडर्ड के, क्योंकि उन्होंने वो एग्जाम 5th का एग्जाम पास किया है तो 6 में आ गए, 6th का एग्जाम पास किया है तो 7th में आ गए, 9th का एग्जाम पास किया है तो 10th में आ गए। तो आप मुझे बताओ, कोई ना कोई बेसिस बना है ना। तो यहां पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, याद रखना किंगडम वर्ड सबसे पहले लीनियस ने यूज किया। किसने यूज किया, कैरोलस लीनियस ने यूज किया। और उसका बेसिस क्या था, यहां पर इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, आप मुझे बताइए। बेसिस था राम मनोहर लोहिया कॉलेज। याद रखना आसान है, क्वेश्चन इसके ऊपर सीधे सीधे आता है। क्या हो जाएगा इसका बेसिस, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। याद हो जाएगा। चलो हम आगे देखते हैं। तो देखो आर से क्या हो जाएगा, फिर से हम निमोनिक्स बताओ। राम मनोहर लोहिया कॉलेज। आर से हो जाएगा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्लियर हो गया। एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एल से लोकोमोशन। और सी से 2 है, सेल वॉल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। एक एक को अभी हम देखते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो जल्दी से आप मुझे बताओ, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को, शिखा सभी को क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। जल्दी से बताओ, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी, एनिमेलिया, इसका बेसिस क्या है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज, ये क्लियर हो गया। चलो अब आर से क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, सेल वॉल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब ये क्या होते हैं समझो। जैसे मान लो आप बैठे हुए हो, आपको किसी ने पिन प्रिक करी, आपको यदि किसी ने पिन प्रिक करी तो मुझे आप बताओ जरा, आप क्या करोगे, फिंगर वहीं रखे रहोगे, यार थोड़ी देर और पिन को चले जाने दो, या अलग करोगे, अलग करोगे। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, हमने कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया, उसकी वजह से आपने एक रिस्पॉन्स दिया। क्या दिया आपने, एक रिस्पॉन्स दिया, तो यह कहलाता है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। बताओ क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्लियर हो गया। ऐसा एनिमल में होता है या प्लांट में होता है, मान लो और अच्छे से चेक करना है कि एनिमल्स में होता है कि नहीं होता। आपके बड़े भाई या फादर मान लो सो रहे हैं, बिल्कुल ऑफिस से थक के आए और जाना, जरा उनके कान में चिल्ला देना या उनके पैर में से पिन प्रिक कर देना, उसके बाद आपको लेफ्ट या राइट में आपको बिल्कुल क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मुझे बताओ ऐसा रिस्पॉन्स देने का काम एनिमल्स करते हैं या प्लांट्स।
प्लांट्स को आप जाओ उसकी पत्ती तोड़ दो, कुछ भी तोड़ दो, आप उसका फूल तोड़ दो, ऐसा होता है कभी देखा? प्लांट्स ऐसे खड़ा हुआ है, आपने उसकी पत्ती तोड़ी, पटाख, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। समझ में आया? तो आप मुझे बताओ जरा, रिस्पॉन्स देने का काम कौन करेगा? रिस्पॉन्स देने का काम एनिमल्स करते हैं, बट प्लांट्स नहीं करते। तो कैरोलस लीनियस ने बिल्कुल सिंप्लीफाई, जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो एनिमल है, जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है वो प्लांट्स है। आ गया समझ में? जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो कौन हो जाएगा? एनिमल्स, जो नहीं दे रहा है वो प्लांट्स है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस में यदि हम बात करें तो प्लांट्स रिस्पॉन्स देंगे क्या? नहीं, वो रिस्पॉन्स एब्सेंट होगा। एनिमल्स आप मुझे बताइए, वो रिस्पॉन्स देंगे, मतलब क्या होगा? प्रेजेंट होगा। फिर आप मुझे बताओ नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स अपना फूड खुद बना सकते हैं क्या? खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? नहीं करते। बट प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब खुद का फूड खुद बना लेते हैं। तो प्लांट्स कैसे होंगे? दे आर ऑटोट्रॉफ्स। कैसे होंगे आप मुझे बताओ जरा? ऑटोट्रॉफ्स, ये तो आप जानते हो। एनिमल्स कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ। कैसे होंगे आप मुझे जल्दी से बताओ? हेट्रोट्रॉफ। फिर चल कौन सकता है? किसी प्लांट को चलते हुए देखा क्या? नहीं। तो लोकोमोशन इसमें क्या होगा? एब्सेंट। एनिमल्स चल सकते हैं तो लोकोमोशन यहां पर क्या होगा? प्रेजेंट। फिर सेल वॉल, आप जानते हो प्लांट को कभी ऐसे टच करके देखना, प्लांट को कभी आप टच करके देखना, हार्ड हार्ड रहता है। समझ में आ गया? सेल वॉल वर्ड तो बहुत बाद में आया, हमारे समझने के लिए हम यहां पर लिख लेते हैं। क्लियर है? उसने तो केवल हार्डनेस के बारे में बोला था। कैसे? कि भाई प्लांट को टच करो तो हार्ड हार्ड होते हैं, बट एनिमल को फील करो तो काफी सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। समझ में आया? तो देखो जरा, ये जो सेल वॉल है वो सेल वॉल यहां पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है, और ये सेल वॉल यहां पर एब्सेंट होती है। क्लियर हो गया? अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं ना, वो किडनी की तरह होते हैं। जैसे किडनी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी से जो भी ज्यादा वाटर होता है ना, उस वाटर को बाहर कर देते हैं। तो इसी तरीके से छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। जैसे आप इस तरीके से समझना, मान लो आपके घर में पानी भर गया, तो हमको पानी को क्या करना है? बाहर करना है। क्या करना है? हमको पानी को बाहर करना है। समझ में आ गया? ये बहुत पुरानी बात है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन एक उसने वो दिया कि जो है उसमें जो छुई मुई आपने बोला वो रिस्पॉन्स देता है, बट ये बहुत पहले की बात है। छुई मुई वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे 100 साल बाद डिस्कवर हुआ था। आया समझ में? तो हम आगे देखेंगे, ये तो बहुत पहले की बात है, कैरोलस लीनियस की बात है। क्लियर है? तो देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बताओ जरा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हो जाएगा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हो जाएगा? कोई जल्दी से आप मुझे बताओ। राम मनोहर लोहिया कॉलेज, आर से बताओ। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एल से लोकोमोशन, सी से सेल वॉल, सी से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो रिस्पॉन्स प्लांट्स नहीं देते, एब्सेंट है, एनिमल्स देते। क्लासिफाई कर दिया, जो रिस्पॉन्स दे रहा है एनिमल, जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा वो प्लांट। दूसरी तरफ मुझे बताओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो खुद का खाना बना रहा है वो प्लांट, जो खुद का खाना नहीं बना रहा वो कौन हो जाएगा? एनिमल। फिर आप मुझे बताओ लोकोमोशन, जो चल पा रहा है वो एनिमल, जो नहीं चल पा रहा है वो प्लांट। जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट, जिसमें नहीं है वो एनिमल। जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो एनिमल, जिसमें नहीं है वो प्लांट। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इनके बेसिस पे उसने क्या किया? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। समझ में आया? चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब ये बहुत देखो, आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर ये हर्बियो, ये सब सारी चीजें, ये 1700 की बात है, हम एंशिएंट हिस्ट्री में चल रहे हैं। समझ में आ गया? पुराने उसमें टाइम में चल रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें आगे आगे आएंगी। क्लियर हुआ? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सभी को समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं, अब इन्होंने एक नॉमेनक्लेचर दिया। क्या दिया? इन्होंने एक नॉमेनक्लेचर दिया। अब नॉमेनक्लेचर क्यों दिया? जैसे मान लो जिससे सब जगह पर एक यूनिवर्सल रूल हो जाए। अब जैसे घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, उससे बड़ा कंफ्यूजन डेवलप होता है कि नहीं होता? उससे बड़ा कंफ्यूजन डेवलप होता है कि भाई पता चले स्कूल में नाम कुछ और, घर में नाम कुछ और है, और जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको घर का ही नाम पता होता है। अब वो कई बार मान लो स्कूल आए और वो आपसे मिलना चाहते हैं, पता चले उन्होंने बोला मुझे छोटू से मिलना है। अब छोटू बोला, पता चले 6 क्लास में 50 सेक्शन, 6 क्लास में पता चले 10 सेक्शन है, 10 छोटू जो है वो निकल के आ गए। समझ में आ गया? तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
तो इसके लिए कैरोलस लिनियस ने क्या किया, एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया। मतलब हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम रहेगा, हर ऑर्गेनिज्म का क्या रहेगा, केवल और केवल एक नाम रहेगा, जिससे नाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आ गया समझ में। और इस नाम के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब कितने शब्दों से बना होगा, 2 शब्दों से बना होगा। टू किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया, 2 शब्दों से बना हुआ उसने क्या दिया, नोमेनक्लेचर दिया, और 2 बुक्स लिखी। आ गया समझ में, बिल्कुल सिंपल सा था, क्लियर हुआ। चलो अब हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। किसकी बात कर रहे हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। अब देखिए बाइनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, बाई का मतलब क्या होगा, 2। मतलब ऐसा नोमेनक्लेचर जो कितने शब्दों से बना हुआ है, आप मुझे बताओ, 2 शब्दों से, 2 शब्दों से बना हुआ है। क्लियर हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और आप मुझे बताओ उसमें फर्स्ट वर्ड क्या होगा और सेकंड वर्ड क्या होगा, फर्स्ट वर्ड, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सेकंड वर्ड। क्लियर हो गया, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, उसको हम बोलते हैं जीनस। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, जीनस नेम, क्या बोलेंगे, जीनस नेम। और जो सेकंड है, देखो सेकंड वर्ड को हम बोलेंगे स्पेसिफिक, क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोलेंगे हम उसको, स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, स्पेसिफिक एपिथेट। कोई भी, जैसे आपने नाम सुना होगा, वी आर होमो सेपियंस, तो होमो क्या है, जीनस, सेपियंस क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। समझ में आया, धीरे धीरे सब हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर है, पहले थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। तो आप मुझे बताओ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कितने शब्दों से, कितने वर्ड से बना हुआ है, 2 से बना हुआ है। पहला वर्ड क्या होगा, जीनस, दूसरा क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर हो गया। और देखो एस फॉर सेकंड, एस फॉर स्पेसिफिक एपिथेट, और एस फॉर स्मॉल, एस फॉर स्मॉल। हमेशा इसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। और इसका, इस जीनस का फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। किससे स्टार्ट होगा आप मुझे बताओ जरा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। क्लियर हो गया, तो आप मुझे बताओ बाइनोमियल टू, फर्स्ट वर्ड जीनस नेम, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट, एस फॉर सेकंड, एस फॉर स्पेसिफिक, एस फॉर स्मॉल। समझ में आ गया, तो इसको हम किससे लिखेंगे, स्मॉल से लिखेंगे। इसके फर्स्ट को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल से लिखेंगे। क्लियर हो गया। जैसे मान लो हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने एग्जांपल बोला होमो सेपियंस, तो देखो जरा ये जो है ये क्या हो जाएगा, दिस इज जीनस नेम, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ना, दिस लेटर, ये वाला जो लेटर है वो कैसा होगा, कैपिटल में होगा। किस में होगा, कैपिटल में होगा। दूसरा मुझे बताओ, इसका ये जो फर्स्ट लेटर है, या सारे लेटर हमेशा किस में होंगे, स्मॉल में होंगे। किस में होंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्मॉल में होंगे। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया, वेरी गुड। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, क्लियर है, मैंजीफेरा इंडिका, बहुत बढ़िया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके रूल्स क्या हैं, तो देखो आज फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट हमारा लेक्चर है टेक्सोनॉमी का, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम ILU से। ILU का फुल फॉर्म तो जानते हो ना, ILU का फुल फॉर्म सुना है, अब जानते हो अच्छे से, समझ में आ गया। तो अब पहला लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं ILU से, टेक्सोनॉमी को हम खत्म करेंगे डू यू लव मी से। समझ में आया, तो देखो कितना आसान है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल देखो कितने आसान है। देखो जरा रूल्स, तो इसके क्या रूल्स हो जाएंगे, ILU, क्या हो जाएंगे इसके, ILU। आप देखो जरा, कैरोलस लीनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कैरोलस लीनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, कैरोलस लीनियस ने 2 बुक लिखी, कैरोलस लीनियस ने क्या लिखी, 2 बुक लिखी। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको 2 से क्या था, प्यार, 2 से क्या था, इसको प्यार, तो क्या बोला इसने 2 को, ILU। क्या बोला था मुझे बताओ जरा, ILU। क्लियर हो गया। अब देखो I से क्या है, I फॉर इटैलिक्स, L फॉर लैटिन, U फॉर
अंडरलाइन। एंड यू फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया? तो रूल्स आपके खत्म हो गए। आपको इतना कंफ्यूजन था, पूरा का पूरा खत्म हो गया। बताओ जरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हो जाएंगे? ILU क्या हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। ILU क्लियर है? I फॉर इटैलिक्स, L फॉर लैटिन, U फॉर अंडरलाइन एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये सारे के सारे जो नेम है वो कैसे होंगे? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगे। क्लियर हो गया? अब देखना जरा, या तो ये नेम्स इटैलिक्स में होंगे, इटैलिक्स में हम लिखते हैं इटैलिक्स में कैसे, समझो जरा। एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया हुआ है रिटन, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, याद रखना। और दूसरा वर्ड है हैंड रिटन। क्लियर हो गया? एक वर्ड है रिटन, दूसरा वर्ड है हैंड रिटन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रिटन कभी वर्ड आ जाए ना तो समझना जरा, इसका मतलब है प्रिंटेड। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है प्रिंटेड। बेटा बहुत ध्यान से इसको अच्छे से आप लोग सुन लो, क्योंकि यहां से ऐसा कोई साल नहीं है जब क्वेश्चन नहीं आता। अभी नीट होगी ना, अभी नीट होगी, तब आप देखोगे कि नीट में भी आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। समझ में आ गया? तो इससे क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो आप मुझे बताओ रूल क्या हो जाएगा? ILU। क्लियर हो गया? आई से इटैलिक्स, हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स मतलब कर्सिव, जैसे आपने देखा ना एक कर्सिव में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इटैलिक्स। तो साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स। और रिटन का मतलब क्या हो गया? प्रिंटेड। रिटन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रिंटेड। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ अंडरलाइन। जब हम हाथ से लिखेंगे, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो वो क्या होगा? हम कैसे लिखेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन। अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स और हैंड रिटन व्हेन दे हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन। इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं जब हैंड रिटन करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? उसका मेन रीजन है, ये शो करता है इसका लैटिन ओरिजिन। क्या शो करता है? कि साइंटिफिक नेम्स का ओरिजिन क्या है? लैटिन। क्या ओरिजिन है आप मुझे बताओ जरा? लैटिन। क्लियर हो गया? आया समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैंने आपको बोला आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बात समझ में? आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी टिप्स पर। क्लियर है? तो देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हो जाएंगे? ILU। क्या क्या रूल्स हो जाएंगे? ILU, I फॉर इटैलिक्स, L फॉर लैटिन, U फॉर अंडरलाइन। कैसे? सेपरेटली अंडरलाइन एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। व्हाई दे आर इटैलिक्स और सेपरेटली अंडरलाइन? ये उसका लैटिन ओरिजिन शो करते हैं। क्या मतलब है इस वर्ड का? इसका मतलब जो भी वर्ड इसमें लिए गए हैं इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, वो लैटिन भाषा के हैं। वो कौन सी भाषा के हैं? लैटिन भाषा के। जैसे मान लो मेरा नाम ऋषभ चौबे, अब यदि मान लो ये किसी स्पीसीज का नाम ऋषभ चौबे रख दिया गया, क्लियर है? तो यदि रख दिया गया तो ये ऋषभ और चौबे ये अब कौन सी भाषा का हो जाएगा? ये लैटिन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लैटिन का। तो याद रखना, जो भी साइंटिफिक वर्ड होते हैं, जो भी ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में वर्ड होते हैं, वो हमेशा किस में होते हैं? लैटिन में होते हैं। किस में होते हैं? लैटिन में होते हैं। अब वो लैटिन में है, कैसे पता चलेगा कि ये लैटिन में है? तो उसको बताने के लिए हम या तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं या फिर सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये समझ में आ गया? फिर मैं भी आपको बताऊंगा कि वाई लैटिन। मैंने आपसे बोला ना हर चीज में वाई लगाना है। हमने इसको इटैलिक्स में लिखा, सेपरेटली अंडरलाइन किया। क्यों हमने ऐसा किया? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लैटिन ओरिजिन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लैटिन ओरिजिन। क्यों? क्योंकि कैरोलस लिनियस ने दिया। अब हम लैटिन में भी क्यों करते हैं वो आप समझना। तो देखो जरा, जैसे मान लो ये वर्ड है, जैसे मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्लियर हो गया? क्या नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। अब मान लो मैं इसके दो वो देखता हूं कि मान लो मैं इसको रिटन और हैंड रिटन कैसे करेंगे। ये मैंने बोल दिया रिटन, ये दूसरी तरफ मैंने बोल दिया हैंड रिटन। क्लियर हो गया? हैंड रिटन। तो जब मैं इसको रिटन, रिटन का मतलब क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ। प्रिंटेड। क्या मतलब है इसका? प्रिंटेड। और हैंड रिटन की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम हाथ से लिख रहे हैं। तो जब हाथ से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन। क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन। आ गया समझ में? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, जब हम रिटर्न करेंगे तो कैसे लिखेंगे? इटैलिक्स में।
कैसे करेंगे? इटैलिक्स में। तो बताओ जरा हम कैसे लिखें? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट नेम ये क्या हो जाएगा? जीनस नेम। सेकंड नेम क्या हो जाएगा? स्पीसीज नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, मैंजीफेरा, ये लिख दिया हमने। और दूसरा इंडिका। तो देखो जरा, इसका फर्स्ट लेटर कैसा है? कैपिटल। कैसा है आप मुझे बताइए? कैपिटल। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए इसका फर्स्ट लेटर कैसा है? स्मॉल। और ये हमने कैसे लिखे हुए हैं? हमने इसको इटैलिक्स में लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं? इटैलिक्स में लिखे हुए हैं। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं इसको सेपरेटली अंडरलाइन। तो यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये एमेंजीपेरा इंडिका। और हम क्या कर देंगे? इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। रूल्स वही है, बस हम क्या कर देंगे? सेपरेटली अंडरलाइन। क्लियर हो गया? क्या कर देंगे हम इसको? सेपरेटली अंडरलाइन। तो ये आपको क्लियर हो गया? कोई भी एग्जांपल आप ले लो, यहां पर ओरिजा सटाइवा का ले लो, तो ओरिजा का ओ कैसा आएगा? कैपिटल। सटाइवा का एस कैसा आएगा? स्मॉल। जब हम उसको हाथ से लिखेंगे तो क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन। जब हम उसको इस तरीके से लिखेंगे तो कैसा करेंगे? मैंजीफेरा इंडिका, हम उसको ऐसे इटैलिक्स में लिख देंगे। क्लियर हो गया? व्हाई साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन इटैलिक, व्हाई साइंटिफिक नेम्स आर सेपरेटली अंडरलाइन, क्यों किया जाता है? ये उसके लैटिन ओरिजिन को बताने के लिए। अब लैटिन को क्यों लिया जाता है? लैटिन डेड लैंग्वेज है। लैटिन कैसी लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ऐसी भाषा जिसको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसको बोलने वाले लोग अब नहीं है। तो लैटिन हमने ऐसी भाषा को ले लिया, लैटिन को हमने ले लिया, तो अब जो है उसको नॉर्मल हम बोलेंगे नहीं। जब नॉर्मल बोलचाल में हम उसको यूज नहीं करेंगे तो नाम बिगाड़े नहीं जाएंगे। आपने भी देखा होगा कि स्कूल में आपके नाम वगैरह काफी सारे बिगाड़े जाते हैं। तो इसीलिए हमने ऐसी भाषा में नाम रखा है कि जिसको आप बिगाड़ ही नहीं सकते। अब फायदा क्या होगा इससे? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट तो नहीं? तो आप मुझे बताओ जरा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? ILU। क्या हो जाएगा? ILU। I फॉर इटैलिक्स, L फॉर लैटिन, U फॉर अंडरलाइन एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने जो पढ़ा फटाफट हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनने कौन सी 2 बुक्स लिखी। क्लियर हो गया? वो हम देख लेंगे। एनिमल्स के नेम के लिए और प्लांट्स के नेम के लिए कौन सी बुक लिखी, और फिर हम क्या करेंगे कि इसको पूरा हम रिवाइज भी कर लेंगे। आया समझ में? चलो, सबसे पहले हमने देखा था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हमने क्या बोला था? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर हो गया? इनने सबसे पहले टैक्सोनॉमी फील्ड को बनाया। बट टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया? एपीडी कैंडोले ने। किसने दिया? एपीडी कैंडोले ने। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर आप मुझे बताइए जरा, फिर कौन आए? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को हमने क्या बोल दिया? फादर ऑफ बॉटनी। एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल्स में क्लासिफाई किया था, हर्ब, शर्ब, ट्री, एनाइमा, इनाइमा। पूरा क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? फिर हमने क्या देखा था? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस आप मुझे बताइए क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बेसिस था? राम मनोहर लोहिया कॉलेज। फिर आप मुझे बताओ इन्होंने क्या दिया था? इनने क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फर्स्ट वर्ड हम क्या बोलते हैं? जीनस। सेकंड क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। फर्स्ट वर्ड हमेशा कैसे स्टार्ट होगा? कैपिटल। सेकंड कैसे स्टार्ट होगा? स्मॉल। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आ गया समझ में? तो इसके ऊपर कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डीपीपी में, उसको आप सॉल्व कर लेना। हाँ, अब बताओ, मैं आपके डाउट देख लेता हूं। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है? चलो ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।